रात के सन्नाटे में एक मेट्रो स्टेशन पर अचानक एक अजीब सी औरत दिखाई देती है। उसका शरीर इस तरह अजीब ढंग से मुड़ रहा होता है जैसे उसने कोई नकली शराब पी रखी हो। पास खड़ा एक लड़का ये देखकर चौंक जाता है तो वो उसकी एक फोटो खींचकर ऑनलाइन डाल देता है। लेकिन जैसे ही कमेंट्स आने लगते हैं लोग घबराकर लिखते हैं भाग जा, वो औरत इंसान नहीं है। लड़का डरकर दोबारा सिर उठाकर देखता है लेकिन सामने से वो औरत अचानक गायब हो चुकी होती है। वो अभी इसी कंफ्यूजन में होता है कि प्लेटफॉर्म के दरवाजे बिना किसी वार्निंग के अचानक खुल जाते हैं। वो इंस्टिंक्ट में आगे झांकता है और अगले ही पल ये घटना इस महीने यूशुई स्टेशन पर होने वाली तीसरी रहस्यमयी मौत बन जाती है। इस केस ने ट्रेनी जर्नलिस्ट सुजाता का ध्यान खींच लिया। अंदर की सच्चाई जानने के लिए वो अपने दोस्त अमित से मिलती है जो उसी स्टेशन पर काम करता है। लगातार सवालों के बाद अमित अपनी जिंदगी का एक डरावना अनुभव सुनाता है। एक रात नाइट शिफ्ट के दौरान सीसीटीवी में उसे प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सा आदमी दिखता है। किसी हादसे से बचने के लिए वो तुरंत नीचे दौड़ता है। तब तक वो आदमी पटरियों के बीच जाकर खड़ा हो चुका होता है। अमित प्लेटफॉर्म से जोर जोर से चिल्लाता है, उसे ऊपर आने को कहता है लेकिन सामने वाला कोई रिएक्शन नहीं देता। बिना ज्यादा सोचे वो खुद नीचे कूद जाता है उसे बचाने के लिए। लेकिन जैसे ही जमीन पर पैर पड़ते हैं उसे एहसास होता है कि उस आदमी के पास एक छोटी सी बच्ची भी बैठी है और उसी पल अमित सन्न रह जाता है। ट्रेन अब बिल्कुल सामने आ चुकी होती है। आखिरी सेकंड में अमित किसी तरह प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाता है लेकिन वो आदमी ट्रेन से टकराकर बुरी तरह कुचल जाता है। एक जर्नलिस्ट की इंस्टिंक्ट से सुजाता समझ जाती है कि ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं बल्कि ब्रेकिंग न्यूज है। लेकिन सिर्फ एक गवाही पर स्टोरी नहीं चल सकती। तभी उसे याद आता है कि उस रात शव हटाने वाला रमेश भी मौके पर था। शायद उसने भी कुछ देखा हो। वो उससे मिलने जाती है। रमेश बताता है कि जब वो साइट साफ कर रहा था तब लोहे की सीढ़ियों के नीचे उसने सच में एक छोटी बच्ची देखी थी। उसने उससे नाम पूछा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप एक तख्ती उठाई जिस पर कुछ नंबर खुदे हुए थे। जैसे ही वो झुककर उसे ठीक से देखने लगा अगले ही पल बच्ची हवा में गायब हो चुकी थी। सुजाता को ये सब सुनकर झटका लगता है। तभी उसकी नजर रमेश के हाथों पर पड़ती है। वहाँ अजीब से स्क्रैच मार्क्स होते हैं लेकिन वो ज्यादा सोचती नहीं और आगे बढ़ जाती है। अब वो उस ट्रेन के ड्राइवर से मिलने जाती है जिसने उस आदमी को टक्कर मारी थी। लेकिन सामने जो बैठा होता है वो किसी जिंदा इंसान जैसा लगता ही नहीं, नजरें खाली जैसे आत्मा निकल चुकी हो। और सबसे डरावनी बात, उसकी गर्दन और बाहों पर भी वही रहस्यमयी खरोंचों के निशान होते हैं। सुजाता उल्टी आने से खुद को रोकते हुए चुपचाप सब कुछ नोटिस करती रहती है। जब उससे पूछा जाता है कि क्या उस रात उसने किसी और को भी देखा था तो वो अचानक बोलता है, उस दिन मैंने एक नहीं 2 लोगों को कुचला था। सुजाता और ज्यादा सवाल करने ही वाली होती है कि अचानक वो चुपचाप खड़ा हो जाता है। बिना कुछ बोले बिल्कुल रोबोट की तरह चलता हुआ स्टेशन के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ने लगता है। घबराकर वो उसके पीछे पीछे दौड़ती है। दोनों सबसे नीचे वाले मशीन रूम तक पहुंच जाते हैं। वहाँ वो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा होता है और बार बार एक ही चीज बुदबुदाता रहता है, कुछ नंबर्स, वही रहस्यमयी नंबर। अगले दिन मेट्रो में सफर करते हुए वो देखती है कि आसपास के लोग उसी की लिखी खबर पढ़ रहे हैं। दिल ही दिल में वो खुश हो जाती है। जैसे ही वो उतरने लगती है अचानक किसी का हाथ उसकी टखने को पकड़ लेता है और झटके से उसकी आंख खुल जाती है। वो अपने ऑफिस डेस्क पर बैठी होती है। समझ आती है कि ये सब सिर्फ एक डरावना सपना था। वो ऊपर देखती है, सहकर्मी उसे अजीब नजरों से घूर रहे होते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए सब हाथों में केक लेकर अंदर आते हैं। ताली बजाते हुए उसे बधाई देते हैं। टीम लीड मुस्कुराकर बताता है ये सरप्राइज उसके लिए है क्योंकि उसकी खबर के व्यूज 1 मिलियन पार कर चुके हैं। तभी माहौल बदल जाता है। एडिटर गुस्से में आता है और सीधा सवाल करता है, तुमने उस ड्राइवर का इंटरव्यू कितने बजे लिया था? वो जवाब देती है, करीब 10 बजे। ये सुनते ही एडिटर का चेहरा सख्त हो जाता है। वो कहता है, लेकिन उसने तो कल रात 9 बजे ही उसी स्टेशन पर फांसी लगाकर जान दी थी। बात सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सीसीटीवी चेक किया जाता है और जो सामने आता है वो किसी भी इंसान की सोच से परे होता है। सीसीटीवी फुटेज में जो दिखता है वो और भी डरावना होता है। वो खुद हवा से बातें करती दिख रही होती है और वहाँ जाकर इंटरव्यू ले रही होती है जहाँ ड्राइवर ने फांसी लगाई थी। ये देखकर वो खुद भी सन्न रह जाती है। कुछ ही दिनों बाद एक औरत उससे मिलने आती है, अनीता। वो बताती है कि जो आदमी ट्रेन से कुचला गया था वो उसका भाई था। अनीता कहती है कि वो और उसका भाई अक्सर एक ही सपना देखते थे, एक रोती हुई कुएं का सपना, लेकिन कभी समझ नहीं पाए कि वो सपना क्यों आता है। वो आगे बताती है कि उसका भाई जानबूझकर उसी स्टेशन पर नौकरी करने आया था ताकि उस कुएं का पता लगा सके। ये सुनकर मामला और ज्यादा उलझ जाता है। घर लौटकर वो इंटरनेट पर उस कुएं के बारे में खोज करती है। तब पता चलता है कि स्टेशन बनने से पहले उस जगह पर कभी एक अनाथालय हुआ करता था। उसी रात वो और उसका दोस्त शव हटाने वाले कर्मचारी से मिलते हैं ताकि ड्राइवर की बॉडी देख सके। लेकिन वहाँ जो दिखता है वो रूह कंपा देने वाला होता है। लाश पर अजीब तरह की खरोंचों के निशान भरे होते हैं और तभी दोस्त की नजर उसके हाथ पर पड़ती है। वहाँ भी बिल्कुल वही निशान होते हैं। न्यूज रूम लौटकर वो इन नए सुरागों के साथ स्टोरी दोबारा लिखती है। खबर फिर से वायरल हो जाती है। लोग कमेंट्स में अपनी अपनी तस्वीरें डालने लगते हैं। कई लोगों के शरीर पर भी ऐसे ही निशान दिखते हैं। कुछ मजाक में लिखते हैं, कहीं अगला नंबर हमारा तो नहीं। लेकिन मजाक ज्यादा देर नहीं चलता। एक दिन दोस्त देखता है कि ऑफिस के एक और साथी के शरीर पर भी वही खरोंचे उभर आई है। दिल धक से रह जाता है। वो तुरंत उसे चेतावनी देता है, आज ही हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवा लो, ये मजाक नहीं है। और यहीं से डर सच में लोगों की जिंदगी तक पहुंचने लगता है। लेकिन वो इस बात को हल्के में लेता है। हंसते हुए कहता है, अरे छोड़ो, 2-4 दिन में अपने आप गायब हो जाएंगे। उसी समय एक लड़की लड़खड़ाते हुए स्टेशन के टॉयलेट में घुसती है। उसकी कलाई पर भी वही अजीब स्क्रैच मार्क्स होते हैं। अचानक आसपास की लाइटें झपकने लगती है। माहौल और डरावना हो जाता है। ड्यूटी पर मौजूद वो तुरंत सूचना पाकर वॉशरूम की तरफ भागता है। अंदर जाकर देखता है सिंक के पास बस एक हैंडबैग पड़ा है। दिल कड़ा करके वो आगे बढ़ता है। सामने एक बंद टॉयलेट क्यूबिकल होता है। कई बार दरवाजा खटखटाता है लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। उलझन में वो जमीन पर झुककर नीचे से अंदर झांकता है और उसी रात यूशुई स्टेशन के वॉशरूम में 2 लाशें मिलती है। दूसरी तरफ ड्यूटी खत्म होने के बाद उसका सामना एक अजीब सी छोटी बच्ची से होता है। बच्ची के गले में टंगी एक नंबर प्लेट उसकी नजर खींच लेती है। बिना सोचे समझे वो उन नंबरों को जोर से पढ़ देता है। नंबर पूरा होते ही उसकी बाह पर भी वही खरोंचे उभर आती है। जब ये बात सुजाता को पता चलती है तो वो एक पल भी नहीं सोचती। हालात की गंभीरता समझते हुए वो उसे कुछ समय के लिए अपने घर पर रहने के लिए कह देती है। लेकिन अब साफ है ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। ये डर अब एक एक करके सब तक पहुंच रहा है। लेकिन आधी रात को फिर वही डर लौट आता है। वो देखता है कि वही छोटी बच्ची सामने है। उसका शरीर हिल भी नहीं पा रहा। तभी एक एक करके कई और बच्चे आकर उसके ऊपर गिरने लगते हैं। चारों तरफ चीख पुकार, दम घुटने वाला डर। अचानक उसे
महसूस होता है कि वो खुद एक गहरी सूखी कुएं के अंदर खड़ा है। वो ऊपर चढ़ने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी मरा हुआ वही ऑफिस वाला साथी सामने आ जाता है और उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लेता है। कट्टू वो पसीने में डूबा हुआ नींद से जाग जाता है। जब वो बताता है कि उसने भी उसी सूखी कुएं का सपना देखा तो सुजाता को यकीन हो जाता है कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं। दोनों फिर से अनीता के घर जाते हैं। इस बार उन्हें उसके भाई के पुराने मोबाइल में एक वीडियो मिलती है। वीडियो में साफ दिखता है वो पटरियों के पास चलकर कुएं को ढूंढ रहा है। आखिर में कैमरा मिट्टी पर टिकता है जहाँ बिखरी हुई इंसानी हड्डियां दिखाई देती है। वीडियो खत्म होते ही सब समझ जाते हैं हर सवाल का जवाब उसी कुएं में छुपा है। सच जानने के लिए दोनों स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं। वीडियो में दिखाए गए रास्ते को फॉलो करते हुए वे आखिरकार उसी जगह पहुंच जाते हैं। टॉर्च की रोशनी में जो दिखता है वो रूह कंपा देता है। मिट्टी के नीचे कई बच्चों के कंकाल और उनके साथ फटे पुराने बच्चों के कपड़े। वे जैसे ही और खोदने लगते हैं अचानक मिट्टी से एक हाथ बाहर निकल आता है। दोनों डर के मारे पीछे हटते हैं। तभी कई डरावने चेहरे वाले बच्चे सामने आते हैं और एक साथ तेज चीर देने वाली चीख लगाते हैं। ये वही बच्चे थे जिन्हें 30 साल पहले अंधेरी कुएं में जिंदा दफना दिया गया था। इतने सालों बाद पहली बार किसी ने उनकी मौजूदगी महसूस की थी। उन मासूमों को देखकर सुजाता भारी दिल से वादा करती है, मैं सच जरूर सामने लाऊंगी और तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगी। ये सुनते ही सारे बच्चे एक साथ गायब हो जाते हैं और कुएं में फिर से सन्नाटा छा जाता है। घटना के बाद दोनों पुलिस को बुलाते हैं। जांच पूरी होती है और उन बच्चों के अवशेषों को आखिरकार सम्मान के साथ दफनाया जाता है ताकि उनकी आत्माओं को शांति मिल सके। वापस आकर सुजाता इस पूरे मामले को जोड़कर एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करती है। लेकिन जैसे ही वो उसे पब्लिश करने वाली होती है अचानक एडिटर इन चीफ सामने आकर रोक देता है। उसे कड़ी फटकार लगती है और सस्पेंशन पर भेज दिया जाता है। बाद में साथियों से उसे सच्चाई पता चलती है। 30 साल पहले कंस्ट्रक्शन टीम को पहले से मालूम था कि कुएं में बच्चों की लाशें हैं, लेकिन प्रोजेक्ट रोकना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने उस वक्त के एक रिपोर्टर को रिश्वत देकर मामला पूरी तरह दबा दिया। आज जब ये पुराना केस दोबारा सामने आया तो साफ था कि किसी बड़े फायदे पर चोट लगी है। शायद इसी वजह से उस रात बच्चों की बेचैन आत्माएं फिर लौट आती है। ड्यूटी के दौरान अमित पर फिर हमला होता है। डर के मारे वो स्टेशन से बाहर भागता है। तभी उसकी मुलाकात मेट्रो में सफर कर रहे रमेश से होती है। लेकिन जो वो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। रमेश के हाथों पर अब कोई स्क्रैच मार्क्स नहीं थे। वो तुरंत उसके घर तक पीछा करता है, अपनी बाह पर उभरे निशान दिखाता है और घबराकर पूछता है इस कर से बचने का तरीका क्या है। उधर उसी समय अनीता भी सुजाता के घर पहुंचती है। उसके हाथों पर भी वही खरोंचे उभर आई होती है। तभी सच्चाई सामने आती है। जो भी इस दबे हुए केस की सच्चाई जानता है उस पर ये श्राप बना रहता है। खुलासा हो जाने के बाद भी कर्ज अपने आप खत्म नहीं होता। लेकिन रमेश को रास्ता पता था, अगर कोई दूसरा जानने वाला व्यक्ति उन नंबरों को जोर से पढ़ दे जो उसने देखे थे तो श्राप उसी पर ट्रांसफर हो जाता है। और रमेश अब तक यही करता आया था। जब अनीता पर वो श्राप पूरी तरह असर करता है तो बेहोशी की हालत में उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। उसी पल उसके दिमाग में दबी हुई यादें अचानक जाग उठती है। सच्चाई सामने आती है। जिस जगह आज स्टेशन है वहाँ पहले एक अनाथालय हुआ करता था और उस अनाथालय का संचालक कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता था। ऊपर से वो जगह एक चैरिटी इंस्टीट्यूशन लगती थी, लेकिन पर्दे के पीछे वहाँ बच्चों के अंगों की तस्करी होती थी। जब वहाँ मेट्रो स्टेशन बनने की बात आई तो पिता को डर हुआ कि उसके गुनाह सामने आ जाएंगे। उसने एक खतरनाक प्लान बनाया। फायर ड्रिल के बहाने उसने सभी बच्चों को उस पुराने रोते कुएं के पास बुलाया। बच्चों से कहा जिसका नाम पुकारा जाएगा वही बाहर आएगा। लेकिन उसने सिर्फ अपनी बेटी का नाम लिया। बाकी सारे बच्चे उसी अंधेरी कुएं में जिंदा दफना दिए गए। कांपते हाथों से अनीता एक पुरानी नोटबुक निकालती है। उसमें लिखी तारीखें असल में वही नंबर थे जो उन बच्चों के गले में टंगे रहते थे। अगली सुबह सुजाता को एक कॉल आता है। दूसरी तरफ से कहा जाता है कि उसने अपना नंबर बदल लिया है और वो नया नंबर जोर जोर से पढ़कर सुनाता है ताकि नोट कर लिया जाए। लेकिन जैसे ही कॉल खत्म होती है सुजाता को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो अपना हाथ उठाकर देखती है। उसी पल उसकी कलाई पर वही खरोंचे उभर आती है। उसे अब समझ आता है जिस दोस्त पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था उसी ने अपनी जान बचाने के लिए श्राप उसे सौंप दिया था। और तभी उसकी नजर अपनी ही पहले छपी हुई रिपोर्ट पर पड़ती है जहाँ हर लाइन अब उसे किसी चेतावनी की तरह घूर रही होती है। उसकी रिपोर्ट को एडिटर ने मनमाने तरीके से बदल दिया होता है। गुस्से में वो सीधा ऑफिस के केबिन में घुसता है और सवाल करता है, लेकिन सामने वाला उल्टा उसी पर आरोप लगा देता है। कहता है कि उसने खबर गढ़ी है और तुरंत रिजाइन करने का दबाव बनाता है। वो बिना बहस किए जेब से एक छोटा सा पेपर स्लिप निकालता है। शांत लहजे में कहता है इस पर लिखे नंबर जोर से पढ़ दीजिए। मैं अभी इस्तीफा दे दूंगा और फिर कभी इस मामले का जिक्र नहीं करूंगा। ऐसी आसान डील सुनकर सामने वाला जरा भी नहीं सोचता। वो वही खड़े खड़े उन नंबरों को पढ़ देता है। नंबर खत्म होते ही वो चुपचाप अपनी रेजिग्नेशन लेटर टेबल पर रखता है। पीछे मुड़े बिना किसी पछतावे के बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते वक्त उसकी कलाई पर उभरी खरोंचे पूरी तरह गायब हो चुकी होती है और लगभग उसी पर पीछे से एक दिल दहला देने वाली बेकाबू चीख सुनाई देती है। ऑफिस के गलियारों में गूंजती वो आवाज साफ बता देती है श्राप अब अपना नया शिकार ढूंढ चुका था।